दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री से की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन से उत्तराखंड में होगा खेल संस्कृति का विकास। ऋषिकेश में अस्पताल प्रबंधन पर आयुष्मान में फर्जीवाड़ा का आरोप। मामले की शिकायत पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। लोगों से सरकारी धन की रिकवरी की मांग। श्रीनगर में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख से ज्यादा की रकम लूटी। नकदी के साथ डीएसएलआर कैमरे पर चोरों ने किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खटीमा में कविता पांडे ने योगा आर्टिस्टिक प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। कविता पांडे ने बाबा रामदेव के विद्यालय से ही की है शिक्षा प्राप्त। देहरादून में साइबर अपराध को लेकर शुरू हुआ जागरूकता अभियान। अगले 3 दिनों तक चलेगा जागरूकता अभियान। अभियान के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में दी जाएगी जानकारी। नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। पौड़ी से बीजेपी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने किया जीत का दावा, तो वहीं बीजेपी की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने लगाया अपने खिलाफ षड्यंत्र का आरोप। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद चोर को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी है और इसके तहत किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी में आने पर हर मरीज को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराए जाने की हिदायत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ शुरू किया विशेष अभियान। निकाय चुनाव के मद्देनजर विशेष टीमों का गठन कर जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है कार्रवाई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तराखंड के बुलेटिन में सबसे पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की है। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय खेल मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। आपको जानकारी दे दें कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में खेल का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड में इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और सीएम ने पीएम और केंद्रीय मंत्रियों को इस दौरान आमंत्रित किया है। जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आने वाले ओएनजीसी और आईओसी के राष्ट्रीय खेलों में
CSR में स्पॉन्सरशिप दिए जाने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी CSR के लिए प्रोजेक्ट भेजने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों का धन्यवाद भी किया। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरदीप पुरी से शिष्टाचार भेंट की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी देते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के कई प्रांतों से आए लगभग 10,000 से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की गई है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा है कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के दीना पानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं के निर्माण और प्रत्येक विकास खंड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में स्थित IS स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनपद नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केंद्र के उच्चीकरण के साथ ही और इसके लिए धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमि पर इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह भी किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुमाऊं की करते हैं। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र की राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व में नरेंद्र शाह से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल तक निर्दलीय के रूप में बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर 5 साल का कार्यकाल चला चुके हैं। बागेश्वर नगर पालिका का सीमा विस्तार होने के बाद बागेश्वर नगर पालिका 11 वार्डों के रूप में वृहद रूप धारण कर चुकी है। वर्तमान में बागेश्वर नगर की आबादी भी 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। 20 किलोमीटर से अधिक वार्डों का दायरा फैला हुआ है। बागेश्वर नगर पालिका का सीमा विस्तार होने के बाद जनता का निर्दलीय प्रत्याशी को जीतने का मिजाज रहा है। और आपको ये भी बता दें कि विकास के रूप में हो रहे भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय दलों के नेता सदा मौन रहते हैं। बागेश्वर में इस बार के चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने पर संदेह खड़ा किया जा रहा है। मतदाताओं का रुख किस ओर है और अभी कुछ पता नहीं है इसको लेकर, लेकिन वोटिंग प्रतिशत 25 जनवरी को काउंटिंग के दिन साफ होगा कि इस बार बागेश्वर की जनता राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को ही अध्यक्ष बनाएंगे। देखना है कि इस बार भी बागेश्वर का गौरवशाली इतिहास लगातार जारी रहेगा। यह जनता आगामी 23 जनवरी 2025 को क्या है फैसला वो बताएगी।
बागेश्वर की स्थिति पर देखें तो 5 साल पहले विस्तार हुआ था, नगर का बहुत बड़ा विस्तार किया गया था। उससे पहले 1-1.5 वर्ग किलोमीटर में हमारा नगर होता था, 1 या सवा वर्ग किलोमीटर में। अभी हम 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास में शायद हम होंगे। आबादी भी जो 7-8 हज़ार की आबादी होती थी, 25-30-40 हज़ार की आबादी में हम पहुंच गए हैं। वोटर भी शायद 12 हज़ार के आसपास या कुछ होना चाहिए, 18 हज़ार के आसपास होना चाहिए। देखो चौंकाने वाली बात ये थी कि जब आपने एक बृहद क्षेत्र को जोड़ा, उसके बाद जनता ने जो अपना पहला अध्यक्ष चुना वो निर्दलीय चुना था, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं चुना था। वैसे बागेश्वर में निर्दलीय होना, चंदन रामदास जी बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित रहे। वो भी नगर पालिका में जब चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय लड़े थे। नरेंद्र शाह जी हुआ करते थे, ठुलगरिया के नाम से जाने जाते थे। वो उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था नगर पालिका की व्यवस्थाओं के खिलाफ, तो वो भी यहाँ से जीते थे। तो बागेश्वर का अपना एक मिजाज रहा है निर्दलियों को जिताने का, क्योंकि यहाँ की जनता बड़ी विचित्र टाइप की जनता है। वो एकदम आंख बंद करके फैसला नहीं लेती या किसी एक राजनीतिक दल के पीछे अंधभक्तों की तरह नहीं दौड़ती है। ये यहाँ की जनता का रुझान रहा है, एक यहाँ का मिजाज रहा है। देखिए, अभी समय और उसका आंकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार हमारे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल जी जीते थे, इस बार वो राष्ट्रीय पार्टी से खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी ही जीतेंगी। कांग्रेस और बीजेपी पर ही टक्कर हो, क्योंकि जो आदमी व्यापार संघ को सही ढंग से नहीं चला पाए, निर्दलीय हमारे कपी जोशी जी, उनसे क्या उम्मीद की जाए। और चलिए आगे बढ़ते। देहरादून में पनेसिया हॉस्पिटल प्रबंधन पर पूर्व पदाधिकारी ने आयुष्मान में फर्जीवाड़ा करोड़ों की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से की गई है। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मामले में राज्य सरकार से सघन जांच कर मामले में शामिल लोगों से सरकारी धन की रिकवरी कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में पनेसिया मैनेजमेंट सोसाइटी के पूर्व सचिव विक्रम सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि आयुष्मान में फर्जीवाड़ा देखने के बाद उन्होंने करीब 2 साल पहले सचिव पद छोड़ दिए। आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े के सबूतों के साथ शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रबंधन में आयुष्मान संचालन को होल्ड करने के बाद फिर से इसे चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पनेसिया अस्पताल के निदेशक शुभम चंदेल ने बताया है कि ये सभी आरोप निराधार है। खुद को स्वार्थों की सिद्धि के चलते मनगढ़ंत आरोप प्रबंधन पर लगा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते 27 दिसंबर को श्रीनगर क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी। मामले पर दुकान स्वामी गौरव सिलोड़ी ने बताया है कि उनकी CSC डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। 27 दिसंबर शुक्रवार की देर रात को अज्ञात चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। बताया कि शनिवार सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बताया गया है कि जब उन्होंने दुकान खोली तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, साथ ही गल्ले में रखी नकदी भी गायब थी, यानी कि जो कैश रखने की जगह होती है वहां से नकदी भी सारी गायब थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दुकान में लगभग 5 लाख के करीब की नकदी गायब होने के साथ ही एक DSLR कैमरे पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें नकाबपोश बदमाश ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मामले में ASP ने यह भी बताया है कि तारीख के आधार पर श्रीनगर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बताया गया है कि अज्ञात चोरों के पकड़ने के लिए टीम गठित किए गए हैं। प्राप्त सुरंगों के आधार पर छानबीन की जा रही है। जल्द ही घटना की जानकारी जुटाई जाएगी
और चोरों पर कार्रवाई की जाएगी। 27 दिसंबर 2024 को श्रीनगर बाजार में स्थानीय व्यापारी की दुकान पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। इसमें स्थानीय कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसमें अनावरण किया जाएगा। कुछ इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से, तो शीघ्र ही जो है घटना को खुलासा कर लिया जाएगा और अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। 27 तारीख को रात को जो मेरी फुटेज में आया है वो आया है 1:57 पे। वो दुकान के अंदर एंटर हुआ है, मास्क लगा के, कैप पहनी हुई है उसने, और उसके हाथ में एक धारीदार एक लोहा टाइप का, एक सरिया टाइप का था, जिससे उसने ताले तोड़े। वो उसके हाथ में था, उसने साइड में रखा और उसके बाद वो एंटर हुआ और जितना यहाँ पे कैश लगा हुआ था तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है, बट तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच का ही है। और उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है अवेलेबल, जो मैंने पुलिस प्रशासन को भी दे चुका हूँ पेन ड्राइव में। और मेरा एक कैमरा DSLR कैमरा था कैनन का, वो भी वो लेके चले गए। पुलिस ने कार्रवाई जो करी है उसमें पुलिसों को पता चल चुका है कि किन बंदों ने करा है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो। अब आगे का देखिए, हमें भी पुलिस पूरी चीज़ें नहीं बताएगी, वो भी गुप्त रखना चाहती है ताकि किसी और को ही पता ना चले। 27 तारीख की रात की घटना है। पुलिस सुबह मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो चोर है उनको आइडेंटिफाई कर दिया है और 4 से 5 लाख रुपए का लगवा के कैश था। और रात की घटना है, उस दिन लाइट भी नहीं थी और बारिश हो रही थी। उस मौके का फ़ायदा उठाते जो है चोरों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया। हमारा घर है, हम लीगली अपने घर में अपनी दुकान में कुछ भी सामान रखें वो हमारा अधिकार है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको चोरी करके ले जाएंगे। ठीक है, वो मान सकता हूँ मैं कि इतना कैश बैंक में रखना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि हमने इतना कैश रखा था उसको चोरी करके ले जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, उस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नोटें इकट्ठियाँ हुई कपड़े में लपेट के ले आ रहा है, तो उससे आइडेंटिफाई होता है वो कितना कैश है। और बाकी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, 100 लोग हैं, 100 प्रकार की बातें बोलेंगे। हम सोचेंगे कि हमने हर किसी को जवाब देना है, तो पॉसिबल नहीं है। पुलिस चौकी के पीछे की घटना है, लगभग 100 मीटर के पीछे की घटना है। और उस दिन बारिश भी थी और लाइट भी नहीं थी। पुलिस अपने गश्त जो है मारती रहती है। हो सकता है पीछे वाली गली उनका ध्यान ना गया हो। और वो बड़े सातिर प्रकार के चोर हैं, जैसे आप वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से चोरी कर रहे हैं। 20 मिनट तक तसल्ली से चोरी करना, तो ये कोई अनजान आदमी का काम नहीं है। तो बहुत प्रोफेशनल चोर है। और जो आदमी अपने क्षेत्र का जितना प्रोफेशनल होता है तो उसको ज़्यादा जानकारी रखता है, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा जानकारी मतलब पकड़ना थोड़ा उसको मुश्किल रहा होगा, या वो इस तरह की घटना को अंजाम देने में कामयाब रहा है। SSP महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि होता भी रहता है, जितने भी यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जितने भी लोकल यहाँ पे लोग नए लोग आ रहे हैं, रात को यहाँ पे ट्रकों में भर के लोग आ रहे हैं, सुबह यहाँ ट्रकों में भर के लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। और जो ये मैं यहाँ पे जो भी नगर निगम परिषद है या जो भी यहाँ पे है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये जो गली है बड़ी अंधेरी गली है। ये अभी हमारी एक दुकान के बगल में भी यहाँ पे कोई ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके यहाँ से भी कोई 10 लाख रुपए का सोना लेके कुछ दिन पहले भाग गया था। मेरी हमारी मोबाइल की शॉप है, यहाँ पे CSC सेंटर है, 10 से 12 दुकानें जो है इस गली में, और बड़ी अंधेरी गली होती है। अगर यहाँ पे लाइट की थोड़ा सुविधा अच्छी हो जाए, पोलों में लाइट अगर आ जाए, तो जो है थोड़ा इस प्रकार की घटनाएं थोड़ा कम हो सकती हैं। ये चोर CCTV कैमरे में आते हुए दिख रहा है, जाते हुए दिख रहा है, और जब चोरी कर रहा है वो चोरी करते हुए सारे पूरा कार्यक्रम जो कर रहा है सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने अपने मुंह में मास्क लगा रखा है, पूरा जो उसने अपना मुंह फेस हर चीज़ जो कवर कर रखी है, क्योंकि प्रोफेशनल चोर है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं CCTV कैमरे की नज़र में आ जाऊँ, इसलिए पूरी तैयारी के साथ वो जो है पूरा पैक होकर आया और पैक होकर चले गया। और सारे मार्केट के कैमरे खंगाल लगे, उनमें हर जगह दिख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कविता पांडे ने योगा आर्टिस्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर खटीमा के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। खटीमा निवासी कविता पांडे ने योग गुरु बाबा रामदेव के विद्यालय पतंजलि आचार्य कुलम से शिक्षा प्राप्त की है और योगा में प्रतिभा रखने वाले इस बालिका ने कई बार योगा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस बार की प्रतियोगिता में रुद्रपुर में स्वर्ण पदक जीतकर देहरादून में हुई राज्य स्तरीय आयोजित देहरादून में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर खटीमा के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्लास से पतंजलि आचार्य कुलम में पढ़ती थी। उधर के जो इनके कोच थे दादाजी, वो बहुत अच्छे थे। वो बच्चों को मतलब योगा इस तरीके से सिखाते थे कि बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े उसमें, योगा में।
फिर उसके बाद मेरी लड़की ने वहीं ऐसे स्टेट में खेला, उसके बाद वो अल्मोड़ा में गई, वहाँ भी उसका गोल्ड मेडल हुआ। फिर लड़की यहाँ से खेलो इंडिया तक पहुँची, वहाँ थोड़ा पॉइंटों से रुक गया था बच्चे का। फिर उसके बाद अभी जब इन्होंने घर आई हुई थी तो अभी ये रुद्रपुर में हुआ था, वहाँ भी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया था। जब यहाँ गोल्ड मेडल लिया उसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ था देहरादून में, तो वहाँ भी मेरी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाके में प्राविधिक कार्यकर्ता व अधिकार मित्रों के माध्यम से पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में शिविर, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी और जागरूकता रैलियों के माध्यम से आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के पहले दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून सीमा और उनकी टीम ने राजपुर रोड पर एनएसएस की छात्राओं के साथ साइबर सुरक्षा अभियान पर रैली निकालते हुए समाज को जागरूक करने का काम किया। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज से 3 दिन के लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में हर जगह पर चलेगा। और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्ता गण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे। और नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, रेडियो शो, सबके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले 3 दिन तक ये अभियान हमारा चलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी के वन विभाग के पास हुए अतिक्रमण को वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही वहां पर मौजूद सामान को भी जब्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि डीएफओ स्वप्निल अनुरुद्ध ने बताया है कि मामले में शिकायत मिलने पर यह विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस जमीन पर एक महिला ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ वार्ड सभासद पद पर वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के तौर पर उठे दिनेश सिंह बिष्ट ने शिकायत की है। शिकायत मिलने पर वन विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है और सामान को भी जब्त कर लिया गया है। ऐसे है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है। ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है। और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी जो सीट है, जो पिछली सीट थी वो महिला सीट थी, उसमें महिला ने चुनना था। अब सामान्य सीट हो चुकी है। मैं 1 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए के काम इस वार्ड में कराए। मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, 1 रुपया कमाया नहीं, वो अपना पैसा लगाया। मैं इतना तो बता दूँ, मैंने नगर पालिका के पास काम करने के लिए हथियार नहीं, लेबर जरूर है, हथियार नहीं। मैं 10,000 रुपये के औजार लिए मेरे पास रखे हैं। तो उस समय अपने वार्ड की काम आप देख सकते हैं, पूरी सफाई है। और जब इस महिला ने हमने बात भी कि हम काम कर रहे हैं, सामान्य सीट है तो हमको लड़ने दो। उसके बावजूद भी अपने महिला हमारी सामान्य सीट में दावेदारी कर रही है। हमने नामांकन कर दिया। इन्होंने इस बात को छुपाया है कि मैं कब्जादार हूँ, जबकि नगर निकाय एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति उसका परिवार के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है।
जैसे ही ये अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, तो कल रात देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया। यह भूमि जो है आरक्षित वन भूमि नहीं है, ये जो है सरकारी भूमि है जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बट किंतु ये वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक थी और ये हमारे कब्जे में है। हम लोगों ने इस अतिक्रमण के प्रयास को जो है विफल किया। अभी तक जो है जिसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था यह एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। हमारी जो है छानबीन जारी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 दिसंबर से शुरू हुई चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया से लेकर नामांकन पत्रों की जांच और अब चिन्ह आवंटन तक का काम पूरा हो चुका है। चुनाव को लेकर 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, तो वही 25 जनवरी को काउंटिंग की जाएगी, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी अपने अपने समर्थकों के साथ गली मोहल्ले में जनता से वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आज मैं वार्ड नंबर 7 में यह नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है। यहाँ बहुत लोगों का हुजूम निकला है, बहुत लोग हमारे समर्थन में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये सब हमारे साथ आएंगे और अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को ही आगे लाएंगे, वोट करेंगे। और सभी का धन्यवाद और पूरा भरोसा है कि हम लोग विजय घोषित होंगे। मुद्दे देखिए, जो पुराने मुद्दे वो तो हम बता ही चुके हैं, जैसे मालिकाना हक, बस अड्डे का और बाईपास का और जो विस्तारीकरण। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो सुनने में आए, चिल्ड्रन पार्क की चाहते हैं लोग, जो बच्चे लोग उनको खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क की चाहिए। प्राथमिक जो यहाँ समस्याएं हैं उनको थोड़ा दूर किया जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा और नशा मुक्ति की ओर काम किया जाएगा, जो युवा आगे बढ़ रहे हैं उसकी ओर। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। सारे और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।